महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में तो सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई बड़े नेता सड़क पर दिखे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि ना हम डरने वाले हैं और ना पीछे हटने वाले हैं। महंगाई को लेकर सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आज पूरे देश की जनता महंगाई के मार से त्राही त्राही कर रही है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद की कीमतें हो, वो सारी चीजों, खाने के तेल हो, सबकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, आम जनता की लड़ाई लड़ रही है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके हक की लड़ाई लड़ रही है। तो दूसरे तरफ केंद्र सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इधर कांग्रेस के आरोपों और प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि महंगाई पर विरोध प्रदर्शन तो इनका एक बहाना है। ये तो दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक ईडी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नारेबाजी और प्रदर्शन करने के आरोप भी लगाए। उनका प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक मुद्दे से होता है और सब प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, ईडी सोनिया के यहाँ जा रहा है। अधिकारी कर्मचारियों की चिंता इनको नहीं है, गरीबों के लिए आवास की इनको चिंता नहीं है। ये सिर्फ राजनीति दृष्टि से राजनीति सेकने के लिए नारेबाजी और प्रदर्शन करते हैं। सरकार इनके हाथ में है, महंगाई पे और छोटे मोटे मुद्दों पे काम कर सकते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर पहले भी कांग्रेस ने कई बार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन इसका असर कितना हुआ ये कहना मुश्किल है। हालांकि एक बार फिर महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी तो इसे महंगाई के बहाने ईडी का विरोध बता रही है। महंगाई राजनीति चमकाने का वह नजरिया बन गया है जिसे हर कोई अपने अपने तरीके से देखता है। हालांकि महंगाई आज से 10 साल पहले भी थी, आज भी है और आने वाले 10 साल बाद भी रहेगी। पार्टी के चेहरे बदल जाते हैं, नारे लगाने के नाम बदल जाते हैं, लेकिन मुद्दे लगभग वही होते हैं। कोसने का अंदाज भी लगभग एक सा होता है। आज जब कांग्रेस सड़कों पर उतरी तो महंगाई के तीर से एक साथ कई निशाने साधने लगी। हालांकि चिरपरिचित अंदाज में बीजेपी का जवाब भी आया, लेकिन हर किसी को पता है महंगाई का हल तब की न तो कांग्रेस सरकार के पास था और न तो आज की मोदी सरकार के पास। हालांकि आज का महंगाई का मुद्दा सिर्फ महंगाई का मुद्दा न रहकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जीएसटी सहित कई मुद्दों की तरफ इशारा कर रहा था। तो क्या देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन गया है? क्या महंगाई वाकई में लोग मुद्दा मानते हैं या फिर उसे अपने जीवन का एक हिस्सा मान चुके हैं? पार्टी के नारों के शोर से क्या आम लोगों को कोई वास्ता है या फिर वह कहते हैं ना, पब्लिक है सब जानती है। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, जब जब महंगाई की रफ्तार तेज होती है, मीडिया के कैमरे उस आक्रोश को तलाशने की कोशिश करती है कि महंगाई से लोग कितने परेशान हैं। लेकिन यकीन मानिए, 10 साल पहले जो आक्रोश हम देखा करते थे, वह आक्रोश आज के लोगों में नजर नहीं आता। मतलब साफ है कि महंगाई हर दिन इस रफ्तार से बढ़ रही है कि लोगों ने इसे अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। तो क्या महंगाई जीत और हार का पैमाना तय करती है? क्या आंदोलन के बूते मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है या फिर सिर्फ राजनीतिक नजरिए से ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं? इसलिए तो हम कह रहे हैं, महंगाई तो बस बहाना है। आज चर्चा इसी विषय पर, महंगाई का रोष, ईडी पर आक्रोश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ पीसी रथ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले रथ साहब के पास चलता हूं। रथ साहब, पेट्रोल और डीजल के दाम पर लोगों का आक्रोश पहले जैसा अब नजर आता नहीं। कहते हैं ना, जैसे कोविड-19 के लिए हमने ये सुना है, अब लोग भी कहने लगे कि कोविड-19 के साथ हमको जीवन भर रहना है। तो क्या ये लोगों ने मान लिया है कि महंगाई के साथ भी जीवन भर रहना है और ये पेट्रोल की, डीजल थोड़ी बहुत कीमतें कम हो जाती है? क्या आपको लगता है ये स्थायी समाधान है इसका? आज का प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ऐसे प्रदर्शन से कोई असर होता है या मोदी सरकार की सेहत में कोई असर पड़ने वाला है?
जी, आप जिस बात से आपने शुरुआत की थी, निश्चित रूप से महंगाई को लेकर के आम जनता का जो रिएक्शन नजर आना चाहिए, जो प्रतिरोध या प्रतिक्रिया नजर आना चाहिए, वो इन दिनों उतना दिखाई नहीं पड़ता है जितना पहले देखा करते थे। उसका रीजन हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस संबंध में अपन किसी गर्म पानी के बर्तन में अगर मेंढकों को डाला जाए तो वो तुरंत उछलते हैं, लेकिन अगर किसी ठंडे पानी में रखकर धीरे धीरे बर्तन को गर्म किया जाता है तो पानी गर्म होता है, लेकिन मेंढक तुरंत नहीं निकलते हैं। उसी तरह से मानसिकता पे जो है, पूरे देश में लोगों की मानसिकता पे महंगाई लगातार जो बढ़ रही है, उसने इस तरह से उनकी मेंटल स्टेटस को प्रभावित किया, जिसके कारण रिएक्शन उस तरह से पहले की तरह नहीं दिखाई देता, ये मुझे प्रतीत होता है। और डीजल, पेट्रोल और दूसरी चीज़ों के जो भाव अनायास बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होने के बाद भी जब भाव बढ़ते हैं, लेकिन उसको लेकर प्रतिक्रिया जनता की उस तरह से सख्त दिखाई नहीं देती, तो एक माइंडसेट बना दिया गया है। और दूसरा, इंटरनेट वगैरह के कारण लोग अपना जो उबाल है, जो अपना गुस्सा है, वो उसी के माध्यम से निकाल देते हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं, और सड़क पे गुस्सा लोगों का नहीं दिखाई देता, ऐसा प्रतीत होता है। सब पेट्रोल डीजल की जब रेट बढ़ते थे, हम लोग भी सालों से पत्रकारिता करते, जैसे ही जाते थे हम पेट्रोल डीजल जहां बिकता है वहां पर पेट्रोल पंप में, तो लोगों का आक्रोश एकदम फूट पड़ता था। लेकिन अब बोलते हैं बढ़ जाए तो भी हमको गाड़ी तो चलाना है, जीवन तो चलाना है। वो आक्रोश कहाँ गुम हो गया है? क्या लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि महंगाई जीवन भर रहेगी? हर तरह की चीज में हम देख रहे हैं, जैसे शिक्षा संस्थानों में फीस पर भी जीएसटी लगाई जा चुकी है, लोगों को फीस देना मुहाल हो रहा है। हर साल हम हर कस्बे में, शहर में देखते हैं, महंगाई के कारण बहुत से परिवार जो है वो सुसाइड भी कर लेते हैं। लोग घर दुकान परिवार नहीं चल रहा है, ठीक से काम धंधा नहीं हो रहा है करके परिवार लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लोग अपने तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के जो संगठित प्रतिरोध है, जैसे पहले बड़े बड़े आंदोलन होते थे, वैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद हमारी जनता को राजनीतिक दल उस विश्वसनीयता से जोड़ नहीं पा रहे हैं जो पहले राजनीतिक दलों में विश्वसनीयता होती थी। शायद वो कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है, जिसके कारण लोग उस तरह से रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं। रानी जी, आप तो व्यापारी भी हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व भी आप कर चुके हैं, विधायक भी आप रह चुके हैं। महंगाई बढ़ी कि नहीं? सुंदरनी साहब, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि महंगाई देखिए, जिस अनुपात में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिस अनुपात में तनख्वाहें बढ़ी है, जिस अनुपात में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, रुपए का जिस प्रकार से अवमूल्यन भी हुआ है, तो निश्चित रूप से जो महंगाई बढ़ी है वो अनुपात नहीं है। अगर हम ये कल्पना करते हैं कि 2014 तक डीजल का दाम 60-65 रुपए हुआ करता था, तो उस वक्त प्रति व्यक्ति आय 10 से 15 हजार रुपए प्रति व्यक्ति होती थी। आज महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? महंगाई उस तादाद में नहीं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? हल्ला थोड़ा बहुत अंतर तो महंगाई का आया है आदित्य जी। 80 रुपए 90 रुपए का तेल मिलता था ननी जी, 160 रुपए का मिल रहा है। परिस्थिति उस हिसाब से लोगों की नौकरियां गई हैं। कोविड काल में लोगों की नौकरियां तबाह हुई। 30-40% लोगों की सैलरी काट दी गई है। प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल नहीं बढ़ी। पिछले 3 साल से तो हम सभी देख रहे हैं कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है जी। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, आप श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, या आज शक्तिशाली देश अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, अगर उस अनुपात में देखें तो आज हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए हैं। भारत हमारा बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था को संभालने वाला देश साबित हुआ है। तो जहां थोड़ा बहुत महंगाई का असर है वो भी क्षणिक है। धीरे धीरे आप देखिए, पिछले 6 महीने में ही जो तेजी से बढ़ रही महंगाई को अंकुश पाने में हम सफल हुए। लोहे का दाम 75-80 रुपए तक पहुंच गया था, वो आज 60 रुपए के अंदर आ गया है। खाने के तेलों में 500 रुपए 600 रुपए टीन की कमी आई है रेट की। तो दालों के दामों में कमी आई है। तो कहीं न कहीं अंकुश लगाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है और लगातार उसमें सफलता भी मिल रही है। आम आदमी तक सुलभता से वस्तुएं मिल जाए और सीमा के अंदर रेट हो, इस दिशा में मोदी जी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रदर्शन आज महंगाई को लेकर था, मैं तो कहूँगा ये राजनीति इस विषय पे ज़्यादा थी, क्योंकि ईडी के कारण, ईडी के घेरे में बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो आरोपित हैं
कहीं न कहीं उससे ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस की, आप देखिए, राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय कि आज गवर्नर हाउस को घेरने की बात कर रहे हैं, जबकि गवर्नर हाउस को कभी नहीं घेरा जाता। किसी भी सरकार ने, कोई भी राजनीतिक दल कभी भी राजभवन को घेरने का काम नहीं करता, राष्ट्रपति भवन को घेरने का काम नहीं करता। इतना बड़ा पुराना राजनीतिक दल, 125 साल पुराना राजनीतिक दल, जो अपने आप को बड़ा राजनीतिक दल मानता है, उसकी बुद्धि का परिचय इसी से मिलता है कि आज वो हताशा और निराशा के दौर में जिस प्रकार, बुद्धि कम तो नहीं हो गई, पूछ लेते हैं एक बार। सुरेंद्र जी, महंगाई को लेकर सवाल आप पर भी हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ने का कारण जो है, कहीं ना कहीं आप पर भी जनता उंगलियां उठा रही है, विपक्ष उंगली उठा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम कुछ तो कम किए थे मोदी सरकार ने, आपने तो वैट भी कम नहीं किया। अब आप बोलेंगे कि बाकी राज्यों में कितने, मुझे बाकी राज्यों से क्या लेना दे सुरेंद्र जी। मैंने तो कांग्रेस को 71 वोट दिए हैं, यहाँ पर 71 विधायक चुना कर दिए यहाँ की जनता ने, तो वो यहाँ की बात करेगा, उसको क्या लेना देना बाकी राज्यों से। आदित्य जी, जो केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर वो टैक्स लगाती है, सेंट्रल एक्साइज, और राज्य सरकारें लगाती है, उसमें मूल अंतर है। केंद्र सरकार जो है प्रति लीटर लगाती है, जो 2014 के समय डीजल में जो था 3 रुपया 40 पैसा था, जो आज बढ़ के 28 रुपया 37 पैसा हो गया है। लगभग 9 गुना मुनाफाखोरी केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। राज्य की हम बात करें तो जो रमन सिंह के समय में वेट लगता था, आज उससे 1.5% कम है। 2 बार छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने, इसमें आम जनता को राहत दिया है। और जैसे सेंट्रल एक्साइज जो है कम होता है, उसका इफेक्ट जो है। दूसरी बात, केंद्र की मुनाफाखोरी का एक और प्रमाण मैं देना चाहता हूं कि जो सेंट्रल एक्साइज है उसमें 42% हिस्सा जो राज्यों को देना पड़ता है। उस देनदारी से बचने के लिए विगत दिनों 3 बार सेंट्रल एक्साइज को कम करके उसी मात्रा में, उसी अनुपात में सेस लगाया गया, ताकि राज्य सरकारों को अंशदान ना देना पड़े। यह संघीय संघवाद के खिलाफ है, जो सहकारी संघवाद के नियम है उसके खिलाफ है। दूसरी बात सुरेंद्र जी, लेकिन ये तो सभी जगह किया होगा, अधिकतर राज्यों में तो बीजेपी की सरकार की, केवल छत्तीसगढ़ के लिए बस किया ऐसा। आज भी भाजपा शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ से ज्यादा वेट लग रहा है। और नहीं, जो आपने बोला केंद्र ने जो कम किया आपका राज्यांश, तो क्या वो आप ही के लिए कम किया होगा या ओवरऑल इंडिया के लिए किया होगा? अधिनायकवाद है, इसके प्रमाण कई सारे हैं। जो जितने केंद्रीय योजनाएं हैं जिसमें केंद्रांश कम करके राज्यांश कम किए गए, आवास योजना में जो 75-25 का रेशियो था वो आज 60-40 है। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में 100% राशि आती थी केंद्र से, आज 75-25 है। जो बागवानी मिशन में 85-15 का रेशियो था वो 60-40 है। तो मोदी सरकार का जो चरित्र है वो राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ है। जो महंगाई को लेकर, देखिए, सदन जो है चर्चा के लिए होता है आदित्य जी, लगातार कांग्रेस विपक्ष का धर्म निभाने के लिए सदन के भीतर महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती असमानता को लेकर चर्चा के लिए बार बार निवेदन कर रही है। लेकिन जो चर्चा कराने की जिम्मेदारी जिस सत्तारूढ़ दल पर है, वो लगातार विपक्ष के हक का गला घोटने के लिए, कैसे अभी सुंदरानी जी कह रहे थे, ईडी से बचने के लिए। ईडी का क्या चरित्र है आज देश की जनता देख रही है। पिछले 7 साल में 3,000 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए। कन्विक्शन रेट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 0.5%, मतलब 200 लोग में एक व्यक्ति कन्विक्ट घोषित हो रहा है। और उसमें भी जो राजनेता मोदी शाह के खिलाफ आवाज उठाए उन्हीं पर कार्रवाई होती है। 7 साल में बता दें कौन से भाजपा शासित राज्य में या भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई हुई। जो विपक्ष के नेता भाजपा पर उंगली उठाए, भाजपा के खिलाफ बयान दे, उनको कुचलने का काम ये करते रहे। मैं दर्जनों उदाहरण गिना दूं, सुखराम से लेकर नारायण राणे, येदुरप्पा जैसे भ्रष्ट व्यक्ति आज जो है ईडी की कार्रवाई खत्म हो जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा, सोमेन मित्रा, मुकुल राय, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर भी इन्होंने जमीन का मामला लगाया था। भाजपा में जाके वो सदाचारी हो जाते हैं। एकनाथ शिंदे के साथ साथ प्रताप सरनाइक, यामिनी जाधव और सेना के सांसद हैं भावना गवली। अब ये बताएं कि चीट फंड, शारदा चीट फंड के आरोपी जो थे वो तो हमारी पार्टी से नहीं थे, वो तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में गए, उनके सारे पाप धुल गए, वो वापस अपनी मूल पार्टी में आ गए। तो भाजपा का जो चरित्र है संविधान विरोधी है। संवैधानिक संस्था, जो जांच एजेंसियां जो हमारे शासनकाल में बनाई गई थी, उनको ये पार्टी एजेंट की भूमिका में ले आए हैं। 5 जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सहित 5 जज सड़क पर आकर कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, काम करने नहीं दिया जाता। तो ये इनका चरित्र है। सुंदरानी जी, गंगा जल लेकर खड़े रहते हैं क्या आपकी पार्टी के लोग? दूसरी पार्टी में रहते हैं तो वो कल्प्रिट रहते हैं, आरोपित रहते हैं, आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सब पाप धुल जाते हैं। क्या गंगा जल लेकर बुलाते हैं पार्टी के अंदर? क्या है, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है और महंगाई निश्चित तौर पर बढ़ी है। सुंदरानी जी, ये बहुत बड़ा एक विषय है जो आने वाले समय में निश्चित तौर पर, अगला जो चुनाव है 2024 का, उसमें निश्चित तौर पर बड़ी बात आएगी। क्योंकि आप पिछले 2 सालों का अगर आप देख लें तो कोविड काल के समय लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की सैलरियां कम हुई हैं, लोगों ने बहुत, आप देख लीजिए 5-5 लोग मर जा रहे हैं एक परिवार के।
खुद आत्महत्या कर लें, परिवार वालों को मार दे रहे हैं, ये कोई आम घटना नहीं होती। इसके पीछे कहीं ना कहीं केवल और केवल आर्थिक तंगी ही आती है। एक्सेप्ट करिए कि महंगाई बढ़ गई है और इस पे बड़ा कदम उठाइए, नहीं तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कत का सामना भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ सकता है। देखिए आदित्य जी, मैंने कहा ना कि कुछ अनुपात में महंगाई बढ़ी है, लेकिन हम अगर दूसरे राज्य देशों की बात करते हैं, दूसरे अन्य पड़ोसी देशों की बात करते हैं, तो आज भारत सबसे बेहतर स्थिति में है। यहाँ तक कि चाइना और अमेरिका जैसे देशों से भी बेहतर स्थिति में आज भारत है। और जहाँ तक ईडी का सवाल है या अन्य दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, इनकी कार्रवाइयां बंद नहीं होती। ये कहने की बात है, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई रोक दी नहीं जाती। आज भी जितने नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है वो कानून सम्मत चल रही है, किसी सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। वो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स का अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी कार्रवाई करने की शैली है। कांग्रेस के लोग चूंकि लंबे समय तक सत्ता में रहे, भ्रष्टाचार उनका एक एजेंडा रहा है, इसलिए कांग्रेस के लोग घेरे में आ रहे हैं। साहब, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा उनमें दबाव रहता है। भ्रष्टाचार का अवसर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को न करने दिया जाता है, न खाने दिया जाता है, न भ्रष्टाचार करने दिया जाता है। पार्टी का नियंत्रण अगर होगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार मुक्त देश देने जा रही है। लगातार आप देखिए जो भी कार्रवाइयां हो रही है, कि कोई भी ईडी की कार्रवाई विफल हुई है क्या? पैसे नहीं जब्त हुए क्या? छत्तीसगढ़ में भी जो इनकम टैक्स की रेड हुई, क्या उस पैमाने पे पैसा नहीं मिला क्या? अगर कोई भी रेड खाली गया हो, आज भी जो दस्तावेज, जो भी करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले अगर किसी नेताओं के पूछ रहे हैं आपके मित्र सुरेंद्र जी जानना चाहता हूं कि डीएचएसएल एक कंपनी है जो 35,000 करोड़ लेके भाग गई, जिसमें 17 बैंकों की हालत जो है खस्ता हो गई। उससे भारतीय जनता पार्टी 1700 करोड़ चंदा लेती है। वो एक उदाहरण नहीं है। मेहुल चौक से नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों विजय माल्या कब भागे? भारतीय जनता पार्टी नीरव मोदी कब भागे थे? आज जो नीरव मोदी कब भागे थे? माल्या कब भागे थे? मनमोहन सिंह जी की सरकार में पोर्ट, बंदरगाह सभी संसाधन बेच दिए। और हुआ क्या? देश के आम जनता की आय घट रही है। दूसरी तरफ आप अदानी अबानी की बात करते हैं, ये कांग्रेस सरकार की देन है। सुन लीजिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 3G घोटाला, जो है कौन किया घोटाले? के लिए 25%, फर्म के लिए 30%। ये कौन सा सामाजिक न्याय है? देखिए, 11,000 करोड़ चंद पूंजीपतियों का लोन राइट ऑफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी आम जनता से ये कहती है कि रेवड़ी नहीं बांटेंगे, ये अपने चंद पूंजीपतियों को असरफी बांटेंगे, देश के संसाधन औने पौने दाम पर बेचेंगे। ये बताए, डीएलएफ कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने 1700 करोड़ का चंदा लेकर उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया कि नहीं किया? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? इसी छत्तीसगढ़ के रमन सिंह के खिलाफ ईडी में 2 प्रकरण है। पनामा पेपर लिंक में कितने बार पूछताछ हुई रमन सिंह से? नान घोटाले में 36,000 करोड़ के कितने बार बुलाया गया रमन सिंह को? ये देश में 2 कानून नहीं है आदित्य जी, एक भाजपाइयों के लिए, एक दूसरी आम जनता के लिए। दत्त साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब यूपीए केंद्र में थी तो एक टिप्पणी आई थी कि सीबीआई तोता है, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। और वही बहुत अंतर नहीं पड़ा। अब एनडीए की सरकार है तो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग का आरोप अब कांग्रेस लगाती। मतलब साफ है, एजेंसी वही है, सरकारें केवल बदलती रहती है। तब भी आरोप लगते थे, आज भी आरोप लगते हैं। लेकिन आज का जो महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन था, जितना मैंने देखा रायपुर में, ये महंगाई का ना हो कि जीएसटी की तरफ भी चले गया, ईडी की तरफ भी चले गया। ऐसा नहीं लगता कि ये महंगाई पर कंसंट्रेशन रहता इस पूरे आंदोलन का तो जनता का ज्यादा साथ मिलता, क्योंकि जनता का इन्वॉल्व होना जरूरी है। रथ साहब, केवल कांग्रेस झंडा लेके खड़े रहे, काला झंडा लेके, काले कपड़े लेकर विरोध करे, उससे नहीं, जनता का साथ क्या मिल रहा है ऐसे आंदोलनों को, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, जो बात शुरू हुई थी कि साख का सवाल है कि राजनीतिक दल की साख कितनी है, विश्वसनीयता कितनी बनाए हुए हैं। साख को अगर बनाकर जनता के बीच संगठन को फैलाया जाता तो शायद जनता ज्यादा मात्रा में भागीदारी करती, क्योंकि महंगाई से सभी त्रस्त हैं और महंगाई को लेकर के राजनीतिक दलों को गंभीरता से जनता नहीं ले रही है। जनता को ये लग रहा है कि इतनी सारे भ्रष्टाचार नहीं है कि जो बात हो रही थी, लेकिन इतने पुल क्यों धंसे, इतनी सड़कें क्यों धंसी बारिश होने के बाद। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी काम उस तरह से लगातार शक के दायरे में आए हैं। और चूंकि एजेंसियां, सारी संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने अभी जो पिछले हम देखते आ रहे हैं 5-6 सालों में हमने देखा है कि संवैधानिक संस्थाओं
स्थिति कठपुतली की तरह कर दी गई है, तो वो कोई आपत्ति नहीं प्रकट कर पा रहे हैं और वो जांच भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मामले हमारे देश में ऐसे हैं जिस पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप और बहुत सारे तथ्य सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि जजों ने दबाव पे काम करना पड़ रहा है करके कई बार शिकायतें की, कई सेमिनारों में शिकायतें हुई और बहुत सारी पूरी कानून की गतिविधियों को ही उस तरह से लंबित कर दिया गया है। चाहे वो जमानत को लेकर के ताज़ा जो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि जमानत जो है वो किस मामलों में मिलनी चाहिए और किन मामलों में नहीं दी गई है, लगातार उस तरह की चीज़ों को उठाया जा रहा है। आर्थिक मुद्दों पे अर्थव्यवस्था देश की निश्चित रूप से अच्छी नहीं है, रोजगार की स्थिति निश्चित रूप से संकटपूर्ण है और देश में केंद्र सरकार के स्तर पर बहुत सारे पद रिक्त हैं, राज्य सरकार भी बोल रही है। श्रीलंका का जैसा हमने आज देखा, मुफ्त की रेवड़ियां, इस पे बहुत सारी टिप्पणियां भी अलग अलग मौकों पर सामने आ रही हैं। ये बड़ा एक नुकसान होने वाला आने वाले समय में हमारे देश को भी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चाहती है उनको वोट मिल जाए, पॉलिटिकल पार्टी चाहती है उनका कहीं ना कहीं हर राज्य में उनका कहीं ना कहीं सरकार बने, केंद्र चाहती है कि उनकी पार्टी सरकार में आए, कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां एक बड़ा कारण है महंगाई के बढ़ने का। निश्चित रूप से दो तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बंटती हैं। एक कारपोरेट को जो रेवड़ियां बांटी जाती है जिसका जिक्र कम होता है, क्योंकि हमारा मीडिया भी ज्यादातर कारपोरेट से संचालित होता है, इसलिए उस बात को छुपा लिया जाता है सफाई से, और जो 2 रुपए 5 किलो चावल की बात को उछाल दिया जाता है। असल में असली से सब्सिडी उनको मिलती है, असली रेवड़ी उनको मिलती है, और जनता के बीच जो बंटता है वो एक तरह से समझ लीजिए कि वोट देने के लिए वो जिंदा रहें, इसलिए उनको जिंदा रखना है ताकि वो वोट देते रहें और हमारी सरकार बनती रहे। ये राजनीतिक दलों की। सुंदरानी साहब, जब घर से बाहर निकलते थे पहले तो एक झोला लेके जाते थे सब्जी लेने सुबह, तो बमुश्किल 50-100 रुपए में वो झोला भर के आ जाता था। अब तो सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल तो छोड़ ही दीजिए, बाकी अनाज और तेल इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा सा दिनचर्या होती, कोई भी इंसान जब उठता है घर में तो सबसे पहले सब्जी लेने जाता है। 400-500 रुपए की सब्जियां अब जो है एक दिन में 2 दिन में खत्म हो जाती है। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लगाम लगाना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो सकती है? नहीं, निश्चित रूप से महंगाई नियंत्रित होनी चाहिए और उस दिशा में सरकार कदम भी उठा रही है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी चीज़ों में पिछले 2-3 महीनों में अगर हम ध्यान दें तो महंगाई कम हुई है और लगातार इस दिशा में सरकार कदम उठा रही है। सरकार भी यह समझ रही कि आम आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए, आम आदमी को हर चीज़ उपलब्ध होना चाहिए और वाजिब दामों पर मिलना चाहिए। इस दिशा में सरकार को कदम उठाया जाना चाहिए और उठा रही। केंद्र की सरकार तो लगातार इस दिशा में कदम उठा रही, सारी टैक्सों में रिवाइज कर रही है, आयात निर्यात को सुलभ बनाने का प्रयास कर रही है, उस दिशा में कदम उठाए गए। कहीं न कहीं जो अन्य देशों से जो सामान आते थे उनमें कई चीज़ों पे ड्यूटी बढ़ाकर भी यहाँ के प्रोडक्ट को रोकने का प्रयास किया ताकि यहाँ पे महंगाई कम हो। उस दिशा में कदम उठाएं और निश्चित रूप से उसमें सफलता भी मिली है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस सत्ता में है यहाँ पर, केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विपक्ष में है आप, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जनता का साथ भी अब लेना जरूरी हो गया? केवल जैसे पिछली बार हमको बहुत अच्छे से याद है, स्मृति ईरानी और तमाम जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो महंगाई डायन खाए जाते, बहुत सारी चीजें आती थी, प्रदर्शन शुरू हो जाता था। अब सत्ता में केंद्र है, केंद्र में बीजेपी है और आप यहाँ विपक्ष में हैं। जनता का साथ जरूरी है, ऐसा नहीं लगता? क्योंकि जनता जब तक साथ नहीं आएगी, ये आंदोलन 4 घंटे का 5 घंटे का खत्म हो जाता है, लेकिन जनता का साथ होगा तो शायद बेटर रिस्पांस कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा। आदित्य जी, निश्चित रूप से कांग्रेस की लड़ाई आरंभ से ही सामाजिक न्याय के लिए है, आम जनता के अधिकारों के लिए है। जिस प्रकार से केंद्र की गलत आर्थिक नीतियों के चलते 27 करोड़ युवा अपनी लगी लगाई नौकरी खोए हैं, लगातार आम जनता की आय कम हो रही है, 23 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार से बोलते हैं कि महंगाई नहीं है। आज ऐतिहासिक रूप से 15% से ऊपर है थोक मूल्य सूचकांक और जो खुदरा महंगाई दर है वो भी 8% से ज़्यादा है और भाजपा के नेता कहते हैं कि महंगाई नहीं है। जिस प्रकार से बेरोजगारी का भी ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है, 45 साल से गणना हो रही है, आज जो बेरोजगारी दर है अक्षय जी, आदित्य जी, वो आज तक कभी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से अधिनायकवादी रवैया के चलते आम जनता की, देखिए 400 रुपए का सिलेंडर इनको महंगा लगता था, आज 1150 से ऊपर है, तब ये कहते हैं महंगाई नहीं है, थोड़ी बड़ी है, अभी कम है, नियंत्रण में है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से गलत बयानी करके, झूठ फैलाकर ये समझते हैं कि जनता की आंखों में धूल झोंक लेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को आम जनता को राहत देना चाहिए। चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित नीतियों को छोड़कर आम जनता के राहत के विषय में सोचे। आज पूरी जनता देश की
जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है। महंगाई किसी के भी बस के बाहर है खरीद पाना। आज तेल जो है वो भी 125 से 150% बढ़ा है। तो देखिए, महंगाई लगातार बढ़ रही, इसमें कोई शक नहीं है। आम आदमी की आमदनी उतनी की उतनी है, पिछले 2 साल में तो बहुत कम भी हुई है। केंद्र को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए और राज्यों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की है, आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। आम जनता केंद्र से भी रिलीफ चाहती है और राज्यों से भी, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो गई है। हालांकि जनता भी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो ये सब बातें जब वोट करने जनता जाती तो उसके दिमाग में जरूर होती। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।